हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू प्रशांत ट्यूटोरियल और मैं हूँ प्रशांत प्रजापति। अब तक के लेक्चर में हमने कवर किया बेसिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए, पार्ट्स इन सीरीज पे, पार्ट्स इन पैरेलल पे एंड बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नाउ इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। नाउ हम नॉर्मल स्ट्रेस जानते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस में हमने देखा था कि इस तरीके से रॉड होता था और इस रॉड के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता था दैट वाज P एंड फोर्स कैसे अप्लाई होता था? वर्टिकल। एंड फोर्स जिस क्रॉस सेक्शन पे अप्लाई हो रहा है उस क्रॉस सेक्शन का प्लेन कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। एंड फोर्स का प्लेन कैसा है? वर्टिकल है। फोर्स का प्लेन वर्टिकल है, क्रॉस सेक्शन का प्लेन कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। तो दोनों के बीच में क्या दिख रहा है? 90 डिग्री। सो नॉर्मल स्ट्रेसेस आर दो स्ट्रेसेस व्हेन we can define normal stresses as when forces are perpendicular to the cross sectional area, then that stress induced is called as normal stress, right? So अब इसी पॉइंट को पकड़ के हम डिफरेंस देखते हैं shear stress में क्या होता है। कंसीडर करो सेम आपका वही रॉड है, करेक्ट ना? इसके ऊपर मैंने फोर्स इस वक्त कैसा लगाया है? हॉरिजॉन्टल लगाया है, करेक्ट। इस जब हम यहाँ पे फोर्स लगाते थे P अमाउंट का, तो यहाँ पे रेजिस्टिंग फोर्स आता था, राइट, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ दी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। सो वैसे ही जब मैं P अमाउंट का फोर्स यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो क्या होगा? ये वाला जो पार्ट है इस तरफ डिफॉर्म होने को ट्राई करेगा और ये वाला पार्ट इस तरफ डिफॉर्म होने को ट्राई करेगा, और इनका जो डिफॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से दिखेगा? कुछ इस तरीके से, राइट। और ये हमारे फोर्स है P। सो यहाँ पे इस पोजीशन पे जो शेयरिंग हुआ है, शेयरिंग एक्शन हुआ है, सो वो शेयरिंग डायरेक्टली हो गया क्या? नहीं। ये जो मेटल है, ये जो रॉड है, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई किया था। जब ये P अमाउंट का फोर्स इस तरफ लग रहा था तो एक रेजिस्टिंग फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा था। जब ये P अमाउंट का फोर्स इस तरफ लग रहा था तो एक रेजिस्टिंग फोर्स इस तरफ लग रहा था, R। सो यहाँ भी रेजिस्टिंग फोर्स होता है, बट रेजिस्टिंग फोर्स कैसे एक्ट करता है? दैट इज अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स, एंड डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो यहाँ पे भी रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है, एंड सिंस P का अमाउंट जो था ज़्यादा था, इसके लिए इसने क्या किया? इसको डिफॉर्म कर दिया। तो डिफॉर्मेशन किस तरीके से होता है? वो डिफॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से शेयर हो जाता है। नाउ शेयर स्ट्रेसेस का अगर हमको एग्जांपल देखना है अपने डे टू डे लाइफ में, तो हम अगर पेपर को कट करते हैं, किसी अगर पेपर को हम कट कर रहे हैं, राइट, सपोज करो ये पेपर है, अगर इस पेपर को मैं कट करता हूँ, राइट, सीज़र से, अगर सीज़र से मैं इस पेपर को कट करूँगा तो ये सीज़र का जो ब्लेड है, सीज़र का ब्लेड क्या करेगा? इस पेपर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। जब इस पेपर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा ना, ये पेपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ये समझ सकते हैं काफ़ी पतला है, यही है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर ऐसा देख सकते हैं ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कैसी है? क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वर्टिकल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्लेन कैसा है? वर्टिकल है। और जो हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी कैसा है? वर्टिकल है। तो हम पेपर को ऐसे कट करते जाते हैं, राइट। सो फोर्स का डायरेक्शन भी वर्टिकल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका भी डायरेक्शन वर्टिकल है, और फोर्स अप्लाई होके वो कटिंग होते जाता है, यानी कि शेयरिंग होते जाता है। तो सीजर से हम जो पेपर की कटिंग करते हैं दैट इज़ नथिंग बट शेयरिंग एक्शन। वहाँ पे हमारा शेयर स्ट्रेस का कंसेप्ट आता है ना। ये एक एग्जांपल हो गया कटिंग ऑफ पेपर। इसके अलावा अगर और कुछ एग्जांपल हमको देखना है तो हम चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ शेयर स्ट्रेस। उसके बाद अगर हम देखें तो सपोज़ करो कोई एक मेटल की शीट है, उस मेटल की शीट से हमको क्या करना है? एक कॉइन निकालना है उसके मेटल की शीट में से। तो मेटल की शीट में से जो कॉइन निकालना रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग जो कॉइन निकालने के ऑपरेशन को बोलते हैं पंचिंग। तो जब हम पंचिंग करते हैं तो पंचिंग इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर शेयर स्ट्रेस, राइट। सो नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर स्ट्रेसेस। सो शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखते हैं।
shear stress is represented by tau और q. Now this notation is called as tau. ये t नहीं है, you can see difference between t and tau. t ऐसा होता है and tau में ये थोड़ी सी tilted रहती है, correct? So shear stress represented by tau. हम tau भी represent कर सकते हैं, q भी represent कर सकते हैं. Now मैं represent करने वाला हूँ tau. So tau is equal to force per unit area. Now force कौन सा रहेगा? shear force. और ये resisting shear force होगा, लेकिन हर जगह हम लोग अभी shear force ही लिखने वाले हैं. resisting shear force आपको अपने मन में कंसेप्ट रखना है. Now एरिया कौन सी रहने वाली है? shear area, करेक्ट. तो shear area देखते क्या होती है पहले. अच्छा, इसका यूनिट जो होगा shear force, force is in न्यूटन, तो न्यूटन हो गया. और shear एरिया इज़ ऑलवेज mm². सो जो टाउ है उसका यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन पर mm². नाउ ये शेयर एरिया क्या होता है वो देखते हैं. वो शेयर एरिया समझने के लिए हम इसमें जाते हैं. सपोज़ कीजिए ये सिंगल शेयर का एक एग्जांपल है. ये नीचे एक प्लेट है, ऊपर एक प्लेट है और नीचे एक प्लेट है. दोनों को ज्वाइन किससे किया हम लोगों ने? एक रिबेट से ज्वाइन किया हुआ है. नाउ जब इसके ऊपर फोर्स P अप्लाई होता है और इसके ऊपर फोर्स P अप्लाई होता है तो इसका डिफॉर्मेशन किस तरीके से होगा? इस रिबेट का, ये रिबेट इस तरीके से डिफॉर्म होगी. और इसमें जो शेयर एरिया है वो कौन सा पार्ट है? शेयर एरिया वाला शेयर सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन अगर हम देखते हैं तो ये एरिया जो है यहाँ की, अगर इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो रही है? शेयर हो रही है. ये एरिया क्या हो रही है? शेयर हो रही है. सो शेयर एरिया इज़ नथिंग बट दिस एरिया ओनली. सो इस एरिया का हम मतलब इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज़ नथिंग बट, अगर इसको हम लोग ये देखिए टॉप व्यू या और ये इसका डाउन व्यू में हम देखेंगे तो ये एक सर्कल ही है. सर्कल का एरिया कैसे निकलता है? π/4d² से. सो डिपेंड करता है कि आपकी डिफरेंट टाइप में किस तरह का आपको शेयर एरिया मिलता है. नाउ इस सिंगल शेयर में ये टाइप के एग्जांपल में हमको पर्टिकुलर जो एरिया दिखा दैट इज़ सर्कल. तो सर्कल है तो एरिया इज इक्वल π/4d². कहीं पे कुछ और शेयर एरिया दिख सकती है. नाउ एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हमको पंचिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, पंचिंग फोर्स कैलकुलेट करना होगा. वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा पंचिंग फोर्स कैलकुलेट करते टाइम शेयर एरिया कैसी होती है, राइट. सो आप बेसिकली समझ लीजिए कि जो एरिया शेयर हो रही है उसी एरिया को कैलकुलेट करके हम यहाँ पे शेयर एरिया लिखने वाले हैं. एंड शेयर फोर्स इज़ नथिंग बट दैट नॉर्मल फोर्स, जो भी अप्लाइड फोर्स रहता है दैट P इज़ कंसिडर एज शेयर फोर्स. सो दैट वाज एग्जांपल ऑफ सिंगल शेयर. और डबल शेयर में देखते क्या होता है. डबल शेयर में आप ये कंसिडर कीजिए ये प्लेट है और ये प्लेट जो है यहाँ पे 3 प्लेट्स कनेक्टेड है विथ अ रिबेट. सो इस रिबेट के ऊपर रिबेट का फेलियर कैसे होने वाला है? ये पार्ट और ये पार्ट से ये जो बीच का पार्ट है वो अलग होके निकल जाएगा, राइट. नाउ जो फोर्स P अप्लाई हो रहा है दैट फोर्स P आपको ये नहीं कंसिडर करना है कि अरे यहाँ पे 3 फोर्स है, यहाँ पे 2 फोर्स है. एक्चुअली फोर्स तो एक ही है, तो ऐसा नहीं है कि 3 फोर्स दिख रहा है तो हमको 3P लेना है. नहीं, दैट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. हमने 3 फोर्सेस ऐसे दिखाए हैं कि यहाँ पे इस तरीके का फोर्स एक्ट हो रहा है या यहाँ पे इस तरीके का. तो ये 2 फोर्स एक हो गए और इन दोनों फोर्सेस का वो रिएक्शन हो गया, राइट. या फिर ये फोर्स हो गया इसका, ये दोनों रिएक्शन हो गए. सो यहाँ पे किस तरीके से ये फेलियर होता है देखते हैं. जब फेलियर यहाँ पे होता है तो ये वाला एक एरिया शेयर हो रहा है, दूसरा एक ये वाला एरिया शेयर हो रहा है, राइट. यहाँ पे देखते हैं हम, एक ये वाला एरिया शेयर हो रहा है, ये वाला एरिया शेयर हो रहा है, राइट. तो हम जैसा देखते हैं कि टाउ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है. अगर एरिया शेयर एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? शेयर स्ट्रेस जो होगा वो कम होगा, करेक्ट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर कोई हमको ज्वाइन करना है, सपोज़ करो एक ऐसे एक यहाँ पे कोई इंजन है, यहाँ पे उसकी बोगी है और ये दोनों को हमको ज्वाइन करना है. तो ज्वाइन करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? अगर मैं सिंगल शेयर वाला ऑप्शन यूज़ करूँ तो क्या होगा कि शेयर एरिया कम पड़ जा रही है, एक ही शेयर एरिया मिल रही है, एक ही शेयर एरिया मिल रही है. उसकी वजह से क्या होगा? शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगा. शेयर एरिया अगर कम होगी तो शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे फेलियर का चांसेस ज़्यादा है. अगर ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? डबल शेयर सपोज करो यूज़ करता हूँ मैं. अगर डबल शेयर यूज़ करता हूँ तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल हो जाएगा? करेक्ट. तो यहाँ पे मैंने रिबेट लगा दिया है
तो नाउ डबल उसको शेयर एरिया मिलेगी, डबल शेयर एरिया मिलेगी तो क्या होगा, शेयर एरिया बढ़ेगा, शेयर एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, शेयर स्ट्रेस कम होगा, करेक्ट। सो नाउ फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स को दो एरिया मिलके झेल रही है, एक ये वाली एरिया और एक ये एरिया, राइट। सो शेयर एरिया बढ़ गई है, तो एक ये एरिया एक ये एरिया, तो इसका जो हमको एरिया कैलकुलेशन करना हो वो कैसे करेंगे, टाउ इज इक्वल टू पी अपॉन 2a। यहाँ पे हम देख रहे हैं टाउ इज इक्वल टू पी अपॉन a था खाली, करेक्ट। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू पी अपॉन 2a। नाउ वन एरिया कैसी होगी, ये होगी π/4d², π/4d²। अगर सर्कुलर है तो π/4d², करेक्ट। नाउ हम इसको p/a भी लिख सकते हैं, बट आपको कंसीडर करना होगा कि दैट a इज़ नथिंग बट 2a, राइट। सो ये हो गया डबल शेयर का एग्जांपल। नाउ थर्ड देखते हैं टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस में क्या होता है कि सपोज करो ये एक फिक्स्ड सपोर्ट है, उसके अंदर मैंने क्या किया है, ये रॉड को फिक्स कर दिया है कैंटिलीवर बीम की तरह, इसको समझ सकते हो। सो टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस में क्या होता है, अब सपोज करो कि एक इसके अंदर मैंने इसको फिक्स कर दिया, और इसको फिक्स कर दिया तो मैं इसको जब घुमाना है, मुझे इसको जब घुमाना है तो यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट तो फिक्स है, जब इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा यानी कि इसको जब मरोड़ूंगा तो क्या होगा, ये जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं इसके सरफेस पे, दैट फोर्सेस जो हो रहे हैं इसके सरफेस पे टेंजेंशियली अप्लाई हो रहे हैं। तो टेंजेंशियली अप्लाई होने की वजह से क्या हो रहा है कि माई फोर्स का डायरेक्शन इज़ हॉरिजॉन्टल, एंड इसका जो वहाँ पे अपर सरफेस जो है, वो सरफेस पे जो मटेरियल है, वो जो क्रॉस सेक्शन है, दैट क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल। सो फोर्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसी हो जा रही है, हॉरिजॉन्टल हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। तो पैरेलल होने की वजह से वहाँ पे शेयर स्ट्रेस आएगा ना। फेलियर किस तरीके का होता है ऐसे केसेस में, आपको अज्यूम करना है खुद। आप सपोज कीजिए कि आपने एक रबर लिया है, रबर कैसा है, ये मान लीजिए ये जो मार्कर है मेरा वो किसका है, वो रबर का है, रबर का रॉड है। नाउ मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ, और जब मैं इसको इस तरीके से मरोड़ूंगा तो क्या होगा, इस तरीके से ट्विस्ट करूँगा तो क्या होगा, ये वाला जो सरफेस है वो सरफेस वहाँ से, अगर वो सपोज़ करो कि लूज रबर रहेगा तो क्या होगा, ये सरफेस टूट के निकल जाएगा। अगर सपोज़ करो कि मैं अगर मिट्टी का या फिर ऐसी कोई सपोज़ वैक्स का मैंने अगर ये रॉड बनाया है, और ये पकड़ के मैं ऐसे क्या करूँ, ट्विस्ट करूँ, तो यहाँ के सरफेस से जो वो मटेरियल रहेगा वो निकलते जाएगा, राइट। तो वो भी एक शेयर हो गया, एक टाइप ऑफ शेयर हो गया। वो किस तरीके से निकलेगा वो देखिए, मैं इसका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, वैक्स के रॉड का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ। अब मैं जब इसको ट्विस्ट करता हूँ तो मेरा फोर्स टेंजेंशियली लगता है, और उस वक्त हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होती है वो किस तरीके की होती है वो देखते हैं। उस वक्त जो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है वो कुछ ये इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाती है। सो ये इसकी जो है ये पार्ट, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है, और इसके ऊपर से क्या निकलता है, मटेरियल निकलते जाता है। यानी कि डिफॉर्मेशन कैसा होगा इसका, अगर मैं इसका डिफॉर्मेशन शो करूँ आपको तो ये डिफॉर्मेशन देखते हैं किस तरीके से होगा। आपका ये इतना पार्ट बाहर निकल जाएगा, और ये राइट, तो ये शेयर हो गया, ये पार्ट, इतना पार्ट। सो इस तरीके से ये फेलियर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ ये टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक और टॉपिक है जिसका नाम है टॉर्शन। जब टॉर्शन हम पढ़ेंगे तो टॉर्शन में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लो, इसके बाद हम शेयर स्ट्रेस को थोड़ा और डीप में सीखते हैं ना। जिस तरीके से हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, राइट। सो शेयर स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। लेकिन हमने अभी तक शेयर स्ट्रेन समझा नहीं है, हम शेयर स्ट्रेन अभी समझेंगे। सो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू आता है, और उसके साथ में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा दैट इज जी, एंड कॉल्ड एज दैट जी इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नाउ दिस मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, फिर एक बल्क मॉड्यूलस आएगा। इसी तरीके से जब हम एक इलास्टिक कांस्टेंट, इसके बाद वाला जो चैप्टर इलास्टिक कांस्टेंट, उसके अंदर हम ये सारे कांस्टेंट के बारे में डिटेल्स में ज़्यादा पढ़ेंगे। नाउ
अगर हमको g की वैल्यू निकालनी है, g का यूनिट निकालना है, तो टाउ डिवाइड बाय फाई कर देंगे। सो पहले हमें फाई समझना ज़रूरी है, फाई क्या होता है। तो फाई इज़ नथिंग बट shear strain। और shear strain को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपके पास एक फ्रेम है, दैट फ्रेम इज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, ABCD। सपोज करो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है E अमाउंट का, राइट। सो जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तो हम नीचे देख सकते हैं A और D तो फिक्स है, पोर्शन A और D तो फिक्स है। तो जो डिफॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, BC पे ही होगा, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो कैसा है, इस तरीके का कुछ है। और इसका लेंथ समझ करो, इसका लेंथ जो है वो L है, राइट। अब फोर्स P अमाउंट का जो लगाऊंगा मैं, इससे क्या होगा, आपका B और C पॉइंट जो है वो B और C पॉइंट क्या होगा, आगे शिफ्ट होगा या फिर डिफॉर्म होगा, इसमें शेयरिंग होगा। तो हम देखते हैं ये जो B से हटके कहाँ पे पहुँच गया, B डैश पे हो गया, और ये C कहाँ पे चला गया, C डैश पे चला गया। और यहाँ पे जो एंगल बना दैट इज फाई, राइट। दिस इज C, करेक्ट। now सपोज करो अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे tan फाई देखता हूँ, तो tan इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अपोजिट क्या है, BB डैश है। और सपोज करो B से B तक ये जो गया, तो दैट चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट x, एंड BB डैश डिवाइड बाय AB करना पड़ेगा, बिकॉज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बताया मैंने, tan फाई होता है। सो BB डैश अपॉन AB, एंड BB डैश इज नथिंग बट x, और AB इज लेंथ L, करेक्ट। नाउ ये जो फ्रेम है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स P अप्लाई करूँ, तो ये जो मैंने दिखाया कि डिफॉर्मेशन B से शिफ्ट होके B डैश पे चला गया और C से शिफ्ट होके C डैश पे चला गया है, तो ये जो डिफॉर्मेशन दिख रहा है वो इतना, x का वैल्यू जो आपको दिख रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, वो बहुत कम होता है। मैं एग्जैजरेट करने के लिए आपको इतना दिखाया हूँ ताकि आपको दिखे, राइट। सो ये x जो होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर x काफ़ी कम होगा तो क्या होगा, ये एंगल जो फाई है, दैट फाई विल बी वेरी लेस, एंड फॉर दैट वेरी स्मॉल एंगल we can write tan phi is equal to approximately equal to phi, right। so ये अगर phi हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, x by L, so that x is nothing but change in length upon L is nothing but original length। इस तरीके से आप इसको shear strain को जो है strain से आप relate करके समझ सकते हो, right। so your phi is x by L। so यही phi आपका यहाँ पे है, करेक्ट। नाउ g क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जिस तरीके से वहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E था, इसमें से यहाँ पे g है। सो g का अगर यूनिट निकालना है, सो दिस x इज़ नथिंग बट लेंथ ओनली, करेक्ट। BC की कुछ लेंथ होगी और वो लेंथ में ही चेंजेस आए हैं। सो लेंथ इज़ नथिंग बट इन mm ओनली, और ये भी mm है। तो स्ट्रेन है तो नो यूनिट, करेक्ट। तो टाउ का यूनिट मैंने बताया था न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको तो कोई यूनिट नहीं है, सपोज करो 1 मैंने रख लिया, तो जी की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमने शेयर स्ट्रेस समझ लिया है और शेयर स्ट्रेन हमने समझ लिया है। नाउ इसके बाद हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। अ 12 mm डाया सर्कुलर पिन इन डबल शेयर कैरीज अ फोर्स ऑफ 12 kN। डिटरमाइन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड। सो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक 12 mm डायमीटर का पिन है, इन डबल शेयर कैरीज फोर्स ऑफ 12 kN, डिटरमाइन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड। मतलब
मैंने आपको डबल शेयर का जो एग्जांपल दिखाया था उसके अंदर क्या था, 3 प्लेट्स थी, वो एक पेन के थ्रू कनेक्टेड थी और उसके ऊपर क्या आ रहा था, डबल शेयर आ रहा था, राइट। सो मैं फटाक से यहाँ पे वो डायग्राम बना देता हूँ। सो ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है इसके ऊपर 12 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ है, करेक्ट। सो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ऐसे सम्स के लिए एरिया क्या होने वाला है, या फिर जो टाउ आने वाला है वो क्या आने वाला है, P इज इक्वल P डिवाइड बाई 2A, राइट। सो टाउ फाइंड करते हैं इसके लिए, P डिवाइड बाई 2A। एरिया क्या होगा, यही एरिया होगी, यहाँ पे एक शेयर हो रहा है, दूसरा यहाँ पे शेयर हो रहा है। सो ये इसका क्या होगा, ये सर्कुलर ही रहने वाला है, 5/4D²। सेम इसका भी, ये भी सर्कुलर ही रहने वाला है, ये वाला पोर्शन, ये और ये शेयर हो रहे हैं, ये और ये शेयर हो रहे हैं, सर्कुलर पोर्शन ही मिलने वाला है हमको। सो लोड कितना है, 12 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलो न्यूटन में है, तो इसको हमको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ π/4। नाउ एरिया, डायमीटर कितना दिया है उसका, 12 स्क्वायर। नाउ 2 कट हो गया यहाँ पे 2, अच्छा। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको टाउ की वैल्यू कितनी आती है, देखिए। अब टाउ की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपकी आती है 53.05 न्यूटन पर mm²। सो ये जो क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज वेरी बेसिक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको लोड दिया हुआ था और डायमीटर दिया हुआ था, और हमको सिंपली क्या फाइंड करने को बोला था, फाइंड द इंड्यूस्ड शेयर स्ट्रेस। तो इस क्वेश्चन में खाली इंड्यूस्ड शेयर स्ट्रेस फाइंड करने को बोला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या वैरायटी होती है। नाउ ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल ऑफ 30 mm डाया इन अ मेटल प्लेट ऑफ 20 mm थिकनेस। यानी कि एक मेटल का प्लेट है जिसका थिकनेस कितना है, 20 mm है, राइट। और उसमें हमको क्या करना है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल ऑफ 30 mm डाया। यानी कि उसके अंदर हमको एक पंच करना है, एक होल जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 30 mm होना चाहिए, सो दैट उसमें से एक 30 mm डायमीटर का एक ये कॉइन निकल सके, राइट। सो पंच अ होल ऑफ 30 mm डाया in a metal plate of 20 mm thickness, the permissible shear stress in the material is 400 megapascal। इस मेटल का, ये जिस मटेरियल से ये प्लेट बना हुआ है उसका परमिसिबल शेयर स्ट्रेस कितना है, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। ये परमिसिबल पहली चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, शेयर स्ट्रेस चैप्टर पढ़ रहे तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दिया है। सो परमिसिबल वैल्यू जो है, दैट परमिसिबल वर्ड जो है, दैट वर्ड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे उसने यील्ड स्ट्रेस नहीं बोला, अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं बोला, उसने क्या बोला, परमिसिबल स्ट्रेस बोला है। नहीं, आपको कैप्चर करना है ये चीज़ को। मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको बहुत अच्छे से समझाया ना, वहाँ से आपको कैप्चर करना परमिसिबल वर्ड का मतलब क्या है, राइट। द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन द मटेरियल इज़ 400 मेगापास्कल एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 3, राइट। सो परमिसिबल शेयर स्ट्रेस दिया, मतलब देखते हैं कि क्या दिया है। मैंने आपको जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझाया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेस और ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस, बराबर। डिवाइड में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि वर्किंग स्ट्रेस, सेफ स्ट्रेस, अलाउेबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, सारी चीज़ें एक होगी। तो यहाँ पे उसने क्या दिया, परमिसिबल स्ट्रेस, तो मैं ठीक है यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस लिख देता हूँ। फिलहाल तो मैं खाली फॉर्मूला लिख रहा हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, राइट। सो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हमने देखा था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, मुझे पता नहीं है कौन सा मटेरियल है, डक्टाइल है या ब्रिटल है, मुझे पता नहीं है, राइट। तो यील्ड लेना है कि अल्टीमेट लेना है वो भी मुझे पता नहीं है, राइट। बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल, फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच होल
ना ये फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच होल, मतलब वो फोर्स कैसा होना चाहिए, दैट फोर्स शुड हैव अ कैपेसिटी कि वो क्या कर सके, एक होल को पंच कर सके, यानी कि इस मटेरियल को फेल कर सके, इस मटेरियल को तोड़ के उसमें से रप्चर करके वो एक होल क्रिएट कर सके। यानी कि वो फोर्स जो हम लगाएंगे वो फोर्स कितना होना चाहिए। अगर मैं यील्ड, अगर यहाँ पे वो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू दिया रहता है, या फिर सपोज करो यील्ड स्ट्रेस को कंसीडर करके हम अगर यील्ड स्ट्रेस का करस्पॉन्डिंग फोर्स निकालते हैं, तो वो फोर्स कौन सा होगा, यील्ड फोर्स होगा। अगर यील्ड फोर्स लगाएंगे तो क्या ये मटेरियल फेल होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देखा था कि यील्ड स्ट्रेस तक क्या होता है, मटेरियल फेल नहीं होता, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आता है खाली। लेकिन हमको अगर एक होल पंच करना है तो हमको क्या करना है, हमको मटेरियल को पूरी तरीके से फेल करना है, मतलब हमको अल्टीमेट स्ट्रेस से भी ज़्यादा फोर्स, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट जो यू पॉइंट आया था, यू पॉइंट से भी ऊपर का फोर्स, जो मतलब पॉइंट बी पे जो फोर्स आया था, वो अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना है। यानी कि हमको मैक्सिमम फोर्स लगाना है। तो ये फोर्स जो फाइंड करना है, दैट फोर्स शुड बी इन सच अ वे दैट इट कैन पंच अ होल, राइट। सो अब हम देखते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ेगा। यील्ड स्ट्रेस लेंगे तो चलेगा, नहीं यील्ड स्ट्रेस लेंगे तो भी नहीं चलेगा, अल्टीमेट स्ट्रेस लेंगे तो चलेगा, नहीं अल्टीमेट स्ट्रेस लेंगे तो भी नहीं चलेगा। हाँ, एक बार अल्टीमेट स्ट्रेस लेके चल सकता है, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद में क्या होता है कि वो मटेरियल फेल ही हो जाता है, करेक्ट। तो अगर ये डक्टाइल रहे चाहे ब्रिटल रहे, उसको मटेरियल को फेल करना है तो हमको यहाँ पे जो स्ट्रेस लेना पड़ेगा वो अल्टीमेट स्ट्रेस ही लेना पड़ेगा, राइट। चलो मैं अल्टीमेट स्ट्रेस लेके फिर सम को सॉल्व करता हूँ ना। आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे ब्रिटल या डक्टाइल से यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं है, मेरे को मटेरियल को फेल ही करना है। जब मटेरियल को फेल ही करना तो मुझे अल्टीमेट स्ट्रेस ही लेना पड़ेगा। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम लोग क्या निकालेंगे, ये अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा यू की वैल्यू निकालेंगे। सो सिग्मा यू इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस इस तरफ जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई होगा। परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू कितना उसने दिया है, चलो मैं एक बार लिख भी देता हूँ वापस से परमिसिबल, सो दैट आपको नोट करने में आसानी होगा। परमिसिबल स्ट्रेस इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, राइट। सो सिग्मा यू आपका कितना आ जाता है, परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू उसने दिया है 400 मल्टीप्लाई बाय 3 कम्स टू सिग्मा यू इज इक्वल टू 1200। 400 क्या है, ये मेगा पास्कल है। सो 400 इंटू 3 आपका जो सिग्मा यू आएगा दैट विल बी ऑल्सो इन मेगा पास्कल। सो आपका सिग्मा यू आ गया। तो सिग्मा यू लेके क्या करना है हमको, सिग्मा यू आने के बाद में हमारे पास फॉर्मूला है शेयर स्ट्रेस का, दैट शेयर स्ट्रेस इज ना दिस। एक चीज़ आप नोट करो कि परमिसिबल शेयर स्ट्रेस बोला है, तो दैट इज़ नॉट सिग्मा यू, दैट इज़ टाउ यू, यानी कि अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस, ये भी अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस है, राइट। ये हर जगह जहाँ जहाँ पे स्ट्रेस रहेगा वहाँ पे शेयर स्ट्रेस हो जाएगा, वो आप समझ लेना और आप करेक्शन उस चीज़ को कर लेना, करेक्ट। सो ये टाउ यू मिल गया। अब क्या करना है, टाउ यू का हमको हमारे पास फॉर्मूला है शेयर स्ट्रेस का कि फोर्स पर यूनिट एरिया। नो फोर्स कौन सा होगा, वही तो फोर्स हमको फाइंड करना है। टाउ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। टाउ क्या है, टाउ इज़ नथिंग बट शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस तो हमको दिया है, शेयर स्ट्रेस हमने निकाल लिया परमिसिबल स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करके। टाउ यू हमको पता है, टाउ यू पता है, फोर्स हमको फाइंड करना है, और जो ये एरिया है ये कौन सी एरिया है, शेयर एरिया। ना शेयर स्ट्रेस के सम में शेयर एरिया फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, और शेयर एरिया हम देखते कौन सा होगा और कैसे फाइंड करना है। ना ये देखो, जो ये मैं हैचिंग लाइन वाला दिखा रहा हूँ पोर्शन, उसमें से ये कट करके बाहर हुआ आया हुआ है ये मेटल का कॉइन। तो ये जो कॉइन है, इस कॉइन का जो ये हैच वाला पोर्शन है, जो कलर्ड पोर्शन है, यही तो एरिया है जो शेयर रहेगी, जो शेयरिंग में आएगी। जैसे ही मेरा अगर सपोज करो कि यहाँ पे जो मेरा फोर्स का ये जो पंच आएगा, जब वो पंच आएगा तो पंच इस मेटल के ऊपर हिट करेगा, और हिट करने की वजह से यहाँ से ये वाला पोर्शन रप्चर होके वहाँ से ये मेटल का जो कॉइन है वो बाहर आ जाएगा। सो यही पोर्शन जो होगा वही शेयर में आएगा। तो ये थिकनेस कितनी रहेगी, जो प्लेट की थिकनेस रहेगी वही इसकी थिकनेस रहेगी, राइट। सो दिस थिकनेस आई कंसिडर एज 20 mm, बिकॉज जो प्लेट की थिकनेस है वही इसकी थिकनेस रहेगी, राइट। सो दिस इज़ 20 mm। नाउ ये जो कलर पोर्शन है उसका अगर डायमीटर, उसका अगर मुझे क्रॉस सेक्शनल उसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालेंगे, शेयर एरिया, वो दैट इज़ शेयर एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, पहली चीज़ तो ये इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पाई
इंटू डी से, और पाई डी से इसका पेरीमीटर निकल गया। और थिकनेस कितनी है 20 mm, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया मैं, तो ये पूरा क्या मिल जाएगा, कलर्ड पोर्शन का मुझे एरिया मिल जाएगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट शेयर एरिया। सो टाउ यू इज इक्वल टू, टाउ यू की मैं डायरेक्टली वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे 1200 इक्वल टू पी डिवाइड बाय, नाउ एरिया इज पाई इंटू डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर इज 30 एंड थिकनेस कितना है 20। सो एक ही चीज़ अननोन है पी फाइंड करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलती है, बाकी सारी चीज़ें हमने करेक्ट रखी हुई है, 1200 पाई 30 20। सो पी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलती है पी की वैल्यू 2261,940 न्यूटन। सो इसको हम अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2261.940, 2261.94 किलो न्यूटन, राइट। सो इस तरीके से हमको क्या निकल गया, इसका पंचिंग फोर्स निकल गया, करेक्ट। तो लास्ट क्वेश्चन देखा हमने और सेकंड क्वेश्चन देखा, दोनों में डिफरेंस देखा। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा था कि वहाँ पे हमको इंड्यूस्ड स्ट्रेस फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में क्या करना था हमको, इस क्वेश्चन में हमको पंचिंग फोर्स निकालना था। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने जो सॉल्व किया था, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था वो कैसा क्वेश्चन था, वहाँ पे इस तरीके की मतलब रिवेट थी एंड वो डबल शेयर था, करेक्ट। नाउ ये तो था जो ये हमको इस तरफ से ये व्यू दिख रहा था, करेक्ट, और इसमें एक सिंगल पिन थी ना। आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे सिंगल पिन ना होके डबल पिन रहे। अब इस तरफ से हम देखते हैं, अगर यहाँ पे मैंने पिन लगाया हुआ है तो वो जो पिन है इस तरफ से तो मुझे एक ही पिन दिखेगी, बट मैं जब इसका साइड व्यू बनाऊंगा तो ये कैसा दिखेगा, साइड व्यू में मुझे 3 प्लेट्स दिखेंगे। अगर ये सिंगल ये रहेगा, सिंगल पिन रहेगा तो मुझे एक ही पिन दिखेगा सेंटर में, अगर मैंने सेंटर पे रखा रहेगा। और अगर ये 2 पिन होगा तो कैसा दिखेगा, एक पिन यहाँ दिखेगी, दूसरी पिन कुछ डिस्टेंस पे मैं यहाँ रखे रहूँगा, करेक्ट। नाउ आपको सम सॉल्व करने के लिए ऐसे भी सम आ सकते हैं जहाँ पे एक पिन ना हो के 2 पिन हो। उस वक्त आपकी शेयर एरिया कितनी हो जाएगी, एक तो ये शेयर एरिया हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो यहाँ पे शेयर एरिया जो होगी दैट विल बी 4A, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और फिर मैं वापस से आपको बोलता हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके नोट कर, इस सोल्यूशन को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसके बेस पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आपको और भी स्टडी करनी पड़ेगी। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, अब आपको अपनी बुक से डिफ़िकल्ट सम्स को देख के प्रैक्टिस कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।